नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स पाठशाला में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको फरवरी के पूरे 100 करंट अफेयर्स रिव्यू कराऊंगा, यानी कि उनका आपका रिवीजन कराऊंगा। तो वो टाइम आ गया है और आज हम लोग 1 से लेकर 100 तक यानी कि 100 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे विद इन वन वीडियो, एक ही वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक अगर आपने देख लिया तो फरवरी तो गई, फिर फरवरी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आराम से इस वीडियो को देखिए। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा कि मैं बार बार इस तरह के वीडियो क्यों कर रहा हूं, क्यों बार बार आपको एक प्रॉपर डिटेल देता हूं, फिर उसके बाद वन लाइनर करता हूं, फिर उसके बाद एक आपका क्विज कराता हूं। तो काफी मेहनत लगती है इन सब कामों में, और क्यों ऐसा कर रहा हूं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है ये है कि आपको करंट अफेयर्स के ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालने पड़े। आप बड़े आराम से वो करंट अफेयर्स को कर ले जाओ। और इसका जीता जाता सबूत आज जब आप ये क्वेश्चन देखोगे, जब आप ये क्वेश्चन करोगे, तो आपको पता चलेगा हाँ यार, ये ऐसा तो सर ने पढ़ाया था, मेरे को याद आ रहा है कि ऐसा कुछ था। तो थोड़ा थोड़ा वो याद होते हुए उन ऑप्शन में आप जज कर ले जाओगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। तो फिलहाल शुरू करें, चलिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक सेकेंड। तो ये है वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी अधिकतम स्पीड कितनी है। ऑप्शन है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा या 170 किलोमीटर घंटा। तो देखिए, अगर वंदे भारत की अगर हम लोग बात करें तो इसका पहले नाम ट्रेन 18 था, और ट्रेन 18 की अगर हम लोग बात करें तो ट्रेन 18 का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया था। ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसने प्रायोगिक तौर पर, यानी कि जब ये प्रयोग के तौर पर दौड़ रही थी, जब इसका ट्रायल लिया जा रहा था, तो 180 किलोमीटर तक प्रति घंटे की स्पीड तक गई है। लेकिन इसकी जो परमिसिबल लिमिट है वो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका जो सही आंसर होगा वो 3 नंबर होगा, और वो होगा 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई हो। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। PMSYM यानी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जो कि मजदूरों के लिए चलाई गई है, और मजदूरों को उसमें पेंशन दी जाएगी। और अभी आपको क्या होगा कि अगर आप 29 वर्ष की आयु तक के हो, जो भी मजदूर वगैरह हैं, तो वो अगर वो 100 रुपए पर मंथ अपनी बैंक में जमा करते हैं, तो 60 वर्ष की आयु पूरे होने के बाद उनको 3000 रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी। तो ये प्रति महीने कितने रुपए की पेंशन मिलने वाली है? 3000 रुपए। तो ये ध्यान रखिएगा, 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी। और जो भी 18 साल से कम के मजदूर हैं, या जो 18 से 21 साल तक के जो भी मजदूर हैं, वो अगर 50 रुपए भी देंगे तो भी इनको मिले। तो ये उम्र के हिसाब से एक बीमा योजना है, एक पेंशन योजना है, जो प्रधानमंत्री ने अभी इस बजट में शुरू की थी, जो बजट 2019 में आया है, अंतरिम बजट था जो कि। तो PMSYM के अंतर्गत प्रत्येक अभिभावक को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद कितने रुपए प्रति महीने की न्यूनतम निश्चित पेंशन मिलेगी? तो वो है आपकी 3000 रुपए। अगला क्वेश्चन। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है, यानी कि CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो है प्रमोद चंद्र मोदी, जिन्हें PC मोदी के नाम से भी जाना जाता है। ये 1982 कैडर के IAS अधिकारी हैं, और इनको अभी हाल ही में CBDT यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देन द राइट आंसर विल बी प्रमोद चंद्र मोदी, यानी कि PC मोदी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किसे वर्ष 2018 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना है? तो अगर हम लोग बात करें तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो चुना है वो है सेरेना विलियम्स। तो सेरेना विलियम्स तो पहली बात तो हॉकी खेलती नहीं है, वो तो टेनिस खेलती हैं, तो उनको हटा दीजिए। मेगन दुगन का भी नाम आप देखेंगे तो ये भी आपकी जो है ये हॉकी प्लेयर है। अमांडा कैसल है, ये भी हॉकी प्लेयर है। इवा डी गोइडे भी हॉकी प्लेयर है। अब इन तीनों में से कौन है? तो वो है आपकी इवा डी गोइडे। इवा डी गोइडे को अभी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2018 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलता है। 5th नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी ने, यानी कि जो नासा है, उसने मंगल ग्रह पर अपने किस मिशन की समाप्ति की घोषणा की है? तो माफी चाहूंगा कि यहाँ पर आपके जो भी ऑप्शन लिखे हैं उसमें सब में मिशन लिख गया है। एक्चुअल में क्या होता है, कभी कभी हम कोई फाइल फॉर्मेट लेते हैं और वो फाइल फॉर्मेट हमारा इस पर सपोर्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इसके ऑप्शन गड़बड़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रोवर मिशन मंगल ग्रह पे भेजा गया था, और पिछले नवंबर से उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां पे तूफान आ गया था, जिसकी वजह से उसके सेंसर वगैरह खत्म हो गए हैं, और वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। इसलिए नासा ने उसे ये मान लिया है कि अब ये मिशन खत्म हो गया, अब हमें मंगल ग्रह की कोई नई तस्वीरें नहीं मिल पाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या, थोड़ा सा फॉन्ट मैं आपको सही कर देता हूं। अभी देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। हाल ही में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है, क्या नाम है उनका? बीना जायसवाल, आरती जायसवाल, हिना जायसवाल या नेहा जायसवाल? राइट आंसर आपको बताना है। तो अगर देखा जाए तो बीना जायसवाल, आरती जायसवाल, हिना जायसवाल और नेहा जायसवाल में से जो सही आंसर है
याद है आपको? हिना जायसवाल। हिना जायसवाल इज द राइट आंसर। भारत में हाल ही में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान के लिए 1967 का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले किस वैज्ञानिक का निधन हो गया? देखिए डिटेल में आपको बता चुका हूं, तो इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको डिटेल काफ़ी बता चुका हूं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो संयुक्त रूप से रसायन के 1967 के नोबेल पुरस्कार जीतने वाले किस वैज्ञानिक का भी हाल ही में निधन हो गया? निकोलस ग्रांट, मैनफ्रेड आइगन, एस क्रिस्टोफर या मार्क अगस्टा। मैं तो आप लोग को फोटो भी दिखाई तो आपको याद आ रहा होगा, ये जो सही नाम है वो है मैनफ्रेड आइगन, यानी कि ये आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर बोला गया है वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है? वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं कौन है? हसन गुआडो, निकोसन नहीं है, निकोलस मादुरो कर लीजिएगा इसको, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, निकोलस मादुरो इसको कर लीजिएगा। और अगर हम निकोलस मादुरो की अगर हम लोग बात करें तो निकोलस मादुरो वहाँ यहाँ वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, लेकिन अभी हसन गुआडो ने क्या किया था, वहाँ पे सत्ता पलट करते हुए अपने आप को राष्ट्रपति के पद पर काबिज कर लिया था। लेकिन फिलहाल अभी हाल फिलहाल जो भी संवैधानिक रूप से वहाँ पर राष्ट्रपति के पद पर है वो है निकोलस मादुरो। देन द राइट आंसर विल बी निकोलस मादुरो। हाल ही में किस भारतीय महिला बल्लेबाज को आईसीसी ने वनडे का नंबर 1 बल्लेबाज माना है? तो हाल ही में किस भारतीय राष्ट्रीय महिला बल्लेबाज को हाल ही में आईसीसी ने नंबर 1 का वनडे का बल्लेबाज माना है? स्मृति मंधाना, एलिस पेरी, मिताली राज, कुंजरानी अय्यर। तो देन द राइट आंसर इज स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को अभी हाल ही में आईसीसी के वनडे नंबर 1 रैंकिंग पे शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, GSAT 31 क्या है भारत का? GSAT 31 भारत का एक उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको फ्रेंच गुयाना में से लॉन्च किया गया था। एरोस्पेस एक कंपनी है जिसकी सहायता से एरोस्पेस यूरोपियन कंपनी है, वहाँ से फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया गया था। और ये भारत का 40वां संचार उपग्रह है, यानी कि 40, यानी कि आपको 40 याद रखना है, 40वां संचार उपग्रह है। देन द 10th का जो आंसर होगा वो होगा नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तुलसी गबार्ड किस देश की राष्ट्रपति बनने की दौड़ में हैं? तो तुलसी गबार्ड भारतीय मूल की एक महिला हैं जो कि अमेरिका में 2020 में जो भी चुनाव होने वाले हैं उसमें उन्होंने अमेरिका के जो भी चुनाव होने वाले हैं उसमें वो राष्ट्रपति के दौड़ पे शामिल हो गई हैं। उन्होंने सांसदीय वगैरह का चुनाव वगैरह एक सीट के लिए फाइल कर दिया है। तो तुलसी गबार्ड फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की दौड़ में शामिल हो गई हैं। अगला क्वेश्चन, डीपीसीओ का विस्तार रूप क्या है, यानी डीपीसीओ का फुल फॉर्म क्या है? डीपीसीओ का जो संबंध है वो ड्रग्स से जुड़ा हुआ है, यानी कि वो ड्रग्स के प्राइस को कंट्रोल करता है इंडिया में, तो उसका जो संबंध है वो है ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। देन द राइट आंसर विल बी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होने वाला है, क्योंकि डीपीसीओ का फुल फॉर्म है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। इंस्टेक्स के माध्यम से कौन आपस में व्यापार कर पाएंगे? देखिए इंस्टेक्स एक आपकी वर्चुअल मुद्रा है जिसके माध्यम से यूरोपियन संघ और ईरान आपस में व्यापार कर पाएंगे। एक्चुअल में ईरान के ऊपर काफ़ी सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे जिसकी वजह से उसके व्यापार में नुकसान हो रहा था, और जो उसके कस्टमर हैं यानी कि यूरोपीय संघ वगैरह, तो वो अब उससे इंस्टेक्स में व्यापार करेंगे। ये एक वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल करेंसी का मतलब ये हुआ कि इंस्टेक्स के माध्यम से वो आपस में व्यापार, जैसे आपने पेटीएम वगैरह करते हो तो ये वॉलेट वगैरह था, तो वॉलेट से ये ऑनलाइन ट्रांसफर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा यूरोपीय संघ एवं ईरान। देन द राइट आंसर विल बी यूरोपीय संघ एवं ईरान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं, ऋषि कुमार शुक्ला सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। तो ये नियुक्ति के से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसको जरूर याद रखिएगा कि सीबीआई के नए निदेशक कौन है। सीबीआई के नए निदेशक आपके ऋषि कुमार शुक्ला जी हैं। उन्होंने हाल ही में किसका स्थान लिया है? आलोकनाथ, आलोक शर्मा, आलोक वर्मा या आलोक सिंह। तो आलोक है, तो आलोक वर्मा का उन्होंने स्थान लिया है। वो सीबीआई के इनसे पहले निदेशक थे जिनको वहां से हटा दिया गया है, और अब ऋषि कुमार शुक्ला को सीबीआई की कमान सौंपी गई है, डायरेक्टर की। आईडेट आयोग का संबंध क्या है? आईडेट आयोग का संबंध किससे है? तो आईडेट आयोग जो है वो घुमंतु, अर्धघुमंतु और अनधिसूचित जात समुदायों से है। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि इसको बारे में भी मैंने डिटेल में आपको बताया था, पढ़ाया था। तो फिलहाल यहाँ पे 100 क्वेश्चन कराने हैं, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि आईडेट आयोग के बारे में आप कुछ भी देखना चाहते हैं तो वो पूरा प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है। अगर आप वहाँ से पढ़ के नहीं आ रहे हो तो प्लीज़ इसको रेगुलर पढ़ा करो, ताकि जब मैं इस तरह से कोई क्वेश्चन कराऊँ तो वो आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो आईडेट आयोग का संबंध किससे है? घुमंतु, अर्धघुमंतु और अनधिसूचित समुदायों से। ऐसे समुदाय जो घूमते रहते हैं, आपने देखा होगा बंजारे वगैरह होते हैं जो ये लोहे वगैरह के सामान वगैरह बनाते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने हाल ही में किस सूची में संशोधन के लिए 125वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाए थे? संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश किया था, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं। देखिए, जब हमारा संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, तब उस टाइम उसमें 8 अनुसूची थी। बाद में 4 संविधान संशोधन के जरिए 4 अनुसूची और जोड़ी गई हैं। तो आज की डेट में जो हमारे संविधान में अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूचियों में जो 6वीं अनुसूची के ऊपर ये अमेंडमेंट दिया गया है। 6वीं अनुसूची जो है वो आपकी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 4 राज्यों में जो भी अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं उनके ऊपर जो भी निर्भरता है, उनकी जनजातियों से जुड़ी हुई जो भी बोर्ड हैं, जो भी एडवाइजरी बोर्ड हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर अब उनकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये कौन सा अमेंडमेंट है? ये 125वां अमेंडमेंट है। किसमें किया गया है? ये 6वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है। बाकी आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आपको 12 अनुसूचियों के विषय जरूर याद होने चाहिए कि 12 अनुसूचियों में कहाँ पर कौन कौन से विषय होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरुंधति योजना किस राज्य सरकार की योजना है? इसके बारे में बात करते हैं। असम, मेघालय, नागालैंड या त्रिपुरा? तो अगर हम अरुंधति योजना की बात करें तो दोस्तों ये असम से संबंधित है। आपको याद हो, मैंने आपको कुछ बताया था कि लड़कियों की शादी में 1 तोला सोना दिया जाएगा और वो सरकार देगी, 10 ग्राम सोने का पैसा सरकार देगी। बिल्कुल वही योजना है ये अरुंधति योजना, जो लड़कियों की शादी के, एक्चुअल में असम में कुछ जातियों में ये रिवाज है कि जब लड़कियों की शादी होती है तो उसमें वो सोना गिफ्ट करते हैं, और वो सोना गिफ्ट करने के चक्कर में कई सारे लोग कर्ज में फंस जाते हैं। तो ऐसे लोग कर्ज में नहीं फंसे हैं तो उसके लिए सरकार उनकी मदद कर रही है। उनको 10 ग्राम यानी 1 तोला सोना सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है असम के बारे में। अरुंधति योजना असम सरकार की योजना है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की अगर हम लोग बात करें तो ये हर साल 2 बार मनाया जाता है, एक बार 10 फरवरी को और एक बार 10 अगस्त को। देन द राइट आंसर इज 10 फरवरी एंड 10 अगस्त। इस दिन क्या किया जाता है? इस दिन बच्चों को एल्बेंडाजोल के नाम की एक दवा पिलाई जाती है। एल्बेंडाजोल नाम की एक दवा पिलाई जाती है ताकि जो पेट में कीड़े वगैरह होते हैं और जो कृमि होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो परजीवी माने जाते हैं, कि वो हमारे जो पोषक तत्व होते हैं उनको चूस लेते हैं, तो वो ऐसा ना हो पाए और उससे भारत को छुटकारा मिल पाए, भारत को पोषण का शिकार ना हो। तो इसके लिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को। अगला, कटलास एक्सप्रेस 2019 में कौन सा युद्धपोत भाग ले रहा है? तो देखिए, कटलास एक्सप्रेस जो है ये आपका 26 जनवरी से लेके आपका 6 फरवरी तक चला था, और ये यूनाइटेड स्टेट और अफ्रीका का मिला जुला एक अभ्यास है जिसमें भारत ने भाग लिया था। और ये नेवी का अभ्यास है, यानी कि आपकी जल सेना का अभ्यास है, और इसमें हमारे INS त्रिकंद ने भाग लिया था। किस युद्धपोत ने भाग लिया था? हमारे INS त्रिकंद ने भाग लिया था। ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने किस क्षेत्र को एक प्रभाग का दर्जा दिया है? तो देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 3 अलग अलग प्रांत थे, लेकिन संवैधानिक रूप में वो अलग नहीं थे। लेकिन हाल ही में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने लद्दाख को एक नए प्रांत का दर्जा दे दिया है, उनको एक नए प्रभाग का दर्जा दे दिया है, उसको एक अलग भाग बना दिया है। अब वहां पर 3 भाग हैं, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। ठीक, आगे की जानकारी। अगला, 2019 का रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? विदर्भ ने, गुजरात ने, दिल्ली या उत्तर प्रदेश ने? तो ध्यान रखिएगा, रणजी ट्रॉफी जो जीता है इस बार विदर्भ ने जीता है। विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराया था फाइनल में, और विदर्भ ने 2019 का रणजी ट्रॉफी कप जीता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? देखिए, अभी हाल ही में एक ऐसे वाटर जनरेटर का निर्माण किया गया है, क्योंकि अभी देश में जो सबसे तेजी से कम हो रहा है वो पानी कम हो रहा है। तो पानी की समस्या से निपटने के लिए वैकल्पिक स्रोतों का सहारा लिया जा रहा है। अब ये वैकल्पिक स्रोत जो हैं, ये वैकल्पिक स्रोत पानी के कहां से आ सकते हैं? तो एक एटमॉस्फेयर वाटर जनरेटर बनाया गया है जिसमें वो वायुमंडल से नमी लेगा और उससे पानी बनाएगा। तो ये किस कंपनी ने किया है? ये क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि BEL। देन द राइट आंसर इज बेल। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? याद होगा आपको? नहीं याद है? प्रधानमंत्री हाल ही में दक्षिण कोरिया की यात्रा पर गए थे, और दक्षिण कोरिया का जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान है सियोल शांति पुरस्कार, वो दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। तो यहां पर जो राइट आंसर है, नरेंद्र मोदी जी को सियोल शांति पुरस्कार 2019 दिया गया है, सॉरी 2018। भारत के पहले ह्यूमनॉइड पुलिस रोबोट का नाम क्या है? भारत का पहला ह्यूमनॉइड पुलिस रोबोट, देखिए अगर मैं यहां से ही हटा दूं कि भारत का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट, तो उसका नाम है रश्मि। अगर मैं बोलूं विश्व का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट, तो उसका नाम है सोफिया। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि भारत का पहला ह्यूमनॉइड पुलिस रोबोट,
तो वो KPBOT है। KPBOT केरला पुलिस द्वारा एक फीमेल रोबोट बनाई गई है, मतलब उसका जो शकल सूरत है वो किस तरह से बनाई गई जैसे फीमेल है, मैंने आपको उसकी फोटो भी दिखाई थी। तो ये जो रोबोट है, ये रोबोट आपका फोटो वगैरह मैंने दिखाया था, तो ये रोबोट फीमेल है। तो और इसमें ऐसा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उसको फीमेल टाइप में डिजाइन किया गया है। तो ये भारत का पहला ह्यूमनॉइड पुलिस रोबोट है जो केरला सरकार ने अपनी पुलिस को दिया है, ठीक है। तो ये नाम है KPBOT, देन द सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगला, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने PF खातों पर कितनी ब्याज दर रखी है? देखिए होता क्या है कि आप जब भी कहीं काम कर रहे होते हैं, जब भी चीज़ों को कहीं आप सर्विस कर रहे होंगे, प्राइवेट सर्विस कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि आपके तनख्वाह से कुछ PF कटता रहता है, ताकि जब आपकी जॉब अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति, जब आपके पास रोजगार ना रहे, तो आप उस फंड से पैसा उठा सको। और ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन करता है, EPFO बोला जाता है इसे, एम्प्लॉयमेंट फ्यूचर प्रोविडेंट फंड बोला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, तो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो PF खातों पर ब्याज दर कितनी रखी? एक्चुअल में क्या है, जो आप पैसा रखोगे वहां पर, तो पैसा आप ऐसे क्यों रखोगे, उस जो पैसा आप इकट्ठा करो उस पर आपको ब्याज भी मिलना चाहिए। तो ये जो ब्याज था पहले 8.55% था, अब ये ब्याज 0.10% बढ़कर 8.65% हो गया है। यानी कि इसका पहला ऑप्शन सही होगा कि जो आज की डेट में ब्याज चल रहा है, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो 8.65% है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तेजस, गर्व का बात है कि हमारे पास तेजस आ रहा है और तेजस मिग 21 की जगह लेगा। आंसर मिल गया है आपको। देखिए भारत में अगर हम बात करें तो 2024 तक आपका मिग 21, मिग 20 ये खत्म हो जाएंगे, मतलब उनका स्क्वाड्रन का कोई यूज नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो अपने टाइम समय सीमा को पूरा कर चुके होंगे, जिसके लिए भारत ने अभी 36 राफेल कर, अब ये जब खाते आएंगे तो कुछ नए जहाज भी चाहिए हमें। तो जो नए वायुयान चाहिए उनमें से राफेल सबसे पहले नाम लिया जा रहा है। राफेल जो है वो 36 राफेल आ रहे हैं। इसके बाद मिखायोन, रूस की एक कंपनी है जो मिकोयान एक रूस की कंपनी है जो मिग 29 सप्लाई करेगी भारत में, उसके साथ भी भारत की डील हो चुकी है। साथ साथ भारत की HAL तेजस बना रही है, तो इस तरह से ये विमानों की कमी को दूर किया जाएगा। तो फिलहाल जो तेजस है वो मिग 21 वाले स्क्वाड्रन में रिप्लेस किए जाएंगे, यानी कि जो मिग 21 है वहां से हटा के तेजस को लगा दिया जाएगा। देन द राइट आंसर विल बी तेजस। भारतीय वायुसेना में किस विमान की जगह लेगा? ये मिग 21 की जगह लेगा। अभी हाल ही में बेंगलोर में हुए एरो इंडिया शो में इसने अच्छा प्रदर्शन किया और वहाँ पे PV सिंधु ने इसको उड़ाया था। तो PV सिंधु सबसे पहली महिला बन गई जिन्होंने तेजस को उड़ाया है, और पहली महिला भी है जो आम महिला है, जो भारतीय महिला है कि पहली भारतीय ऐसी महिला है जिन्होंने कोई लड़ाकू विमान उड़ाया। अगले क्वेश्चन पे चले। हाल ही में किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता की मृत्यु हो गई? हाल ही में राजकुमार बड़जात्या जी की मृत्यु हो गई है। दंदर फिल्म निर्माता भी थे, यानी कि फिल्म प्रोड्यूसर थे, उनकी मृत्यु हो गई है। तो उनका नाम है राजकुमार बड़जात्या। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। BCCI के पहले लोकपाल बनाए गए हैं। BCCI में इन चीज़ों की जांच करने के लिए, कोई भी जो आरोप वगैरह होते हैं इन चीज़ों की जांच करने के लिए BCCI के पहले लोकपाल बनाए गए हैं। तो उनका नाम है जस्टिस DK जैन। द राइट आंसर इज जस्टिस DK जैन। उनका सही नाम है आपका जस्टिस DK जैन। तो 29वें का पहला आंसर हो गया आपका जस्टिस DK जैन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे स्पेन सरकार ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सिविल मेरिट मेडल दिया है? किसने? स्पेन सरकार ने। स्पेन सरकार ने हाल ही में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सिविल मेरिट मेडल दिया है। वो दिया है हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी को। देन द राइट आंसर विल बी सुषमा स्वराज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी डिजिटल सिविलिटी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट ने एक इंडेक्स जारी किया है कि कैसे लोग नेट पर बिहेव करते हैं। जैसे आपको लगता है कि आप यहाँ पर कुछ भी लिख रहे होगे कमेंट सेक्शन में, वो कोई देखता नहीं हो, तो सब देखते हैं। तो इस तरह से बिहेव करने वालों के ऊपर उन्होंने सर्वे किया, तो ये पाया कि जो भारत है वो दुनिया के 7वें नंबर पर आता है। यानी कि वो 7वां ऐसा देश है जो कि डिजिटल सिविलिटी इंडेक्स में भारत को 7वां स्थान दिया है, कि उससे मतलब उसके बाद ही बाकी की कंट्रीज हैं। यानी कि भारत फिर भी अपनी स्थिति में बेटर है, और हम लोग नेट के ऊपर बहुत सभ्यता तरीके से व्यवहार करते हैं। बाकी देश बहुत ही असभ्य तरीके से व्यवहार करते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि हमें भी उनके जैसा हो जाना चाहिए। आप जैसा व्यवहार करें वैसा ही व्यवहार करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, लेकिन चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अगला, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक पुरस्कारों के लिए चुना है? संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कारों के लिए चुना है। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कई पेपर्स में मैंने इसके नंबर्स देखे हैं, क्योंकि 42 लोगों को दिया गया है। राइट आंसर इज 42। तो अगर ये 42 लोगों को दिया गया है तो 42 लोगों को देने का मतलब ये हो गया कि आप सबके नाम तो याद नहीं कर सकते। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बनता है कि संगीत नाटक अकादमी के लिए
राष्ट्रपति ने कितने लोगों को चुना है? तो वो 42 लोगों को चुना है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। रमेश भाटिकर जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो रमेश भाटिकर अपने कमांडर, एक पहले आता था सीरियल आता था, टीवी सीरियल, मेरे बचपन में आता था। तो इसमें अगर देखा जाए तो रमेश भाटिकर फिल्म एवं टीवी दोनों ही क्षेत्र से संबंधित, तो कुछ फिल्में भी उन्होंने की हैं, कुछ टीवी भी उन्होंने की है। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 फरवरी को ही उनका निधन हुआ, और 4 फरवरी को उनका निधन हुआ। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और मैंने जब ये वीडियो बनाया था तो मुझे उस वजह से आज भी ये याद है कि एक आदमी की मृत्यु हो जाती है कैंसर दिवस वाले दिन। जब हम पूरी दुनिया कैंसर से लड़ने के लिए बात कर रही है, उसी दिन एक आदमी की मृत्यु हो जाती है, वो भी कैंसर थे। तो ये थे हमारे रमेश भाटिकर, जो कि टीवी फिल्म एवं टीवी से जुड़े हुए, अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। उनका निधन हो जाता है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के दिन। हाल ही में मोनाको के राष्ट्र प्रमुख भारत आए थे। तो जो मोनाको के राष्ट्र प्रमुख भारत आए थे, वो मोनाको के राष्ट्र प्रमुख यानी कि सबसे बड़े वहाँ पे प्रिंस हैं, और उनका नाम है प्रिंस एल्बर्ट। प्रिंस एल्बर्ट की फोटो भी मैंने आपसे शेयर की थी कि आपने देखा होगा। तो वो सेकंड नंबर 34 नंबर का जो आंसर है वो सेकंड नंबर यानी कि प्रिंस एल्बर्ट। प्रिंस एल्बर्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी ने PSA चैलेंजर स्क्वैश टूर टूर्नामेंट जीता है? तो PSA चैलेंजर स्क्वैश टूर्नामेंट जो इसने जीता है, उनका नाम है सुमित टंडन। सुमित टंडन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की टैगलाइन क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आपके लोगों को बीमार होने से बचाने के लिए है। तो आपको देखना चाहिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। स्वस्थ भारत, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत या निरोग भारत? तो देन द पीपल राइट आंसर इज द आयुष्मान भारत। तो ये भी मैंने आपको बताया है कि आयुष्मान भारत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सैनिकों के सम्मान में एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है। ये कहां पर बनाया जा रहा है? मुंबई में, कारगिल में, दिल्ली में या लखनऊ में? तो ये इंडिया गेट के पास राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो ये दिल्ली में बनाया गया। देन द राइट आंसर इज दिल्ली, इंडिया गेट के पास। तो इंडिया गेट याद रखेंगे तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक याद बना रहेगा। ये अब तक जितने भी लोग शहीद हुए हैं उन सभी की याद में बनाया जा रहा है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने किस औषधि का वितरण डेंगू से लड़ने के लिए किया है? तो अगर हम बात करें तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने डेंगू से लड़ने के लिए एक आयुर्वेदिक औषधि का वितरण किया है, उसका नाम है नीलावेंबू कुडिनीर। नीलावेंबू कुडिनीर। देन द राइट आंसर इज सी, नीलावेंबू कुडिनीर इज द राइट आंसर। तो आपको याद रखना होगा नीलावेंबू कुडिनीर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑपरेशन स्माइल 5 कहां चलाया जा रहा है? देखिए, ऑपरेशन स्माइल 5 उन बच्चों से है जो जुड़ा हुआ है, जो बच्चे कभी भटक जाते हैं, अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, कुछ ऐसे जगह चले जाते हैं, फंस जाते हैं, बुरी चीज़ों में, बुरी आदतों में फंस जाते हैं। तो उनको वापस अपने घर ले जाने के लिए एक ऑपरेशन स्माइल चलाया जा रहा है। ये पुलिस द्वारा चलाया गया एक अभियान है। और आपको याद आ रहा है कि क्या बताया था मैंने, ये कहाँ था? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो मैंने आपको बताया था ये हैदराबाद पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। और हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तो जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा तेलंगाना। द राइट आंसर विल बी तेलंगाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा मेरे को। ये लीजिए, अब आ गया है। लिखा हुआ है बेदिन वन क्या है? बेदिन वन नाम याद आ रहा है कुछ? बेदिन वन मैंने बहुत बार बार आपको बताया था कि बेदिन वन का नाम क्या है, बेदिन वन क्या है, बेदिन वन क्या है। तो आपको याद करना होगा बेदिन वन क्या है। आकाशगंगा है, बौनी आकाशगंगा है, मिसाइल है या एक ग्रह है? तो ध्यान रखिएगा, बेदिन वन एक बौनी आकाशगंगा है। एक्चुअल में नासा की अभी हब्बल दूरबीन ने इसको खोजा है और इसमें कई सारे तारे वगैरह हैं जिनके ऊपर काफ़ी सारा रिसर्च वगैरह कर चुका है। तो बेदिन वन एक बौनी आकाशगंगा है, जो आकाशगंगा से कम का तारों का समूह होता है। एक्चुअल में क्या होता है, कुछ आकाशगंगाएं बनती हैं, कुछ आकाशगंगाएं अपना जीवन पूरा कर चुकी हैं और समाप्ति की कगार पर हैं। तो जो आकाशगंगाएं जिनमें तारे धीरे 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 मर रहे होते हैं, उन आकाशगंगाओं की जो आकृति होती है वो छोटी हो जाती है, जबकि जो हमारी आकाशगंगा है वो लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब वो अभी अपने तरुण फेज में है, युवा अवस्था में है, धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। लेकिन बेदिन की अगर हम लोग बात करें तो बेदिन धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये एक बौनी आकाशगंगा है, नाम है इसका। अगला, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। ध्यान रखना होगा, विश्व कैंसर दिवस आपका जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। द राइट आंसर विल बी 4 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिवम श्याम कौन है? क्यों इसका नाम लिया गया? अरिवम श्याम राजनेता हैं, समाज सेवक हैं, हिंदी साहित्यकार हैं, मणिपुरी साहित्यकार लिखा हुआ है, मणिपुरी फिल्मकार कर लीजिएगा तो यही आंसर होगा। एक्चुअल में अरिवम श्याम एक मणिपुरी फिल्मकार हैं जो मणिपुर की जनजातियों के ऊपर ये चल रहा है कि आपके नागरिक संशोधन विधेयक आया था 1955 वाला, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी जनजातियां हैं, अभी तक ये होता था कि 11 साल तक अगर कोई जनजाति भारत में रह रही है, भले वो बांग्लादेश से आई हो,
भले वो पाकिस्तान से आई हो या किसी दूसरे देश से आई हो, अगर वो 11 वर्ष तक भारत में रह लेती थी तो उसको भारत का नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन एक संशोधन विधेयक लाया गया था, जिसमें नागरिकता संशोधन विधेयक 1955, जिसमें ये कहा गया था कि अगर अब कोई 6 साल भी रुक जाएगा भारत के अंदर तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो इनको ये लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, हम बहुत समय से यहाँ पर हैं और इस तरह से होगा क्या कि आप धीरे धीरे दूसरे लोग यहाँ पे बसते जाएंगे, उनको नागरिकता मिलती जाएगी, तो ये मेरे लिए मेरी ज़मीन से एक मुझे हटा दिया जाएगा। तो इस तरह के थोड़े से डर वगैरह हैं। तो मणिपुरी फिल्मकार हैं अरिबम श्याम, इन्होंने अपना पद्म पुरस्कार लौटा दिया था इसी गुस्से की वजह से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत आसियान युवा शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? देखिए, भारत आसियान युवा शिखर सम्मेलन इस साल दिल्ली में हुआ है और इसकी जो थीम है वो है कनेक्टिविटी, समृद्धि को साझा करने का मार्ग है। कनेक्टिविटी इज द पाथवे टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, देन द राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। हाल ही में कोलंबिया में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो हाल ही में कोलंबिया में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं राजीव रंजन, संजीव कुमार या संजीव रंजन। तो देन द राइट आंसर इज संजीव रंजन। राजीव रंजन चौबे नहीं, संजीव रंजन इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, संजीव रंजन, राजीव रंजन और संजीव रंजन में कंफ्यूज मत होइएगा। राइट आंसर इज संजीव रंजन। कहाँ? कोलंबिया में। क्या? भारत के राजदूत नियुक्त किए गए। ठीक, चलो। नीलांबर आचार्य हैं, तो यहां पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे दोस्तों। एक में लिखा हुआ है भारत के नेपाल में राजदूत, भारत के नेपाल में राजदूत। तो एक ऑप्शन आप पहला मेरे हिसाब से कर लीजिए, भारत में नेपाल के राजदूत, यानी कि ये ऑप्शन अभी भी गड़बड़ है और इसमें लिखना होगा आपको भारत में नेपाल के राजदूत। देन द राइट आंसर विल बी 1, भारत में नेपाल के राजदूत। ये नेपाली हैं, सॉरी, इस तरह से मुझे वाक्य प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये नेपाल से हैं। जैसे हम लोग भारतीय बोले जाते हैं वैसे ये नेपाली बोले जाएंगे। तो ये नेपाल से आए हुए हैं और नेपाल में भारत के नेपाल से आए हैं भारत में, यानी कि भारत में नेपाल के राजदूत हैं। क्लियर हो गया है पॉइंट। नीलांबर आचार्य कौन है? हाल ही में किस फिल्म को 72nd बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? यानी आपको बताया था, कौन सा है? रोमा, रानी लक्ष्मीबाई, बर्फी और पिंक। राइट आंसर इज रोमा। रोमा के डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार भी दिया गया था। हाल ही में भूटान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। राधेश्याम बसु, महेश मिश्रा, रुचिका कंबोज या कृति तिवारी। रुचिका कंबोज नाम नहीं है, रुचिरा कंबोज है। रुचिरा का नहीं करिएगा, रुचिरा कंबोज कर दीजिएगा। और इनको अभी हाल ही में भूटान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। राइट आंसर भी रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट आंसर, चिनूक हेलीकॉप्टर किस कंपनी द्वारा भारत में भेजे जाएंगे? तो यूरोपीय कंपनी है। अच्छा, नाम बताइए, आप बताइए। इसरो तो यहीं की हो गई, इसरो नहीं हो सकती। अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी बोइंग भी हेलीकॉप्टर बनाती है, लेकिन अफसोस चिनूक वहां से नहीं ले रहे। CIA नहीं। स्पेस एक्स, जो चिनूक हेलीकॉप्टर लिया जा रहा है वो एक यूरोपीय कंपनी है, स्पेस एक्स से ये लिया जा रहा है। ठीक है, तो चिनूक हेलीकॉप्टर किस कंपनी द्वारा भारत आएंगे? चिनूक हेलीकॉप्टर आपके स्पेस एक्स कंपनी द्वारा भारत आएंगे। अगला क्वेश्चन, COP13 का शुभंकर यानी मस्कट किसे चुना गया है? COP13 यानी कि जलवायु से जुड़े हुए सम्मेलन है और इसका जो शुभंकर चुना गया है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे जो राजस्थान में पाया जाता है और इसे आप गोंडावन पक्षी भी कहते हैं, इसे गोंडावन पक्षी भी कहा जाता है। तो देन द राइट आंसर इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को COP13 का शुभंकर चुना गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन्हें केंद्रीय खेल सचिव नियुक्त किया गया है? महेश दास, राहुल शर्मा, आलोक मिश्रा, राधेश्याम जुलानिया। तो राधेश्याम जुलानिया जी को अभी हाल ही में केंद्रीय खेल सचिव बनाया गया है। तो सेंट्रल स्पोर्ट्स सेक्रेटरी इज राधेश्याम जुलानिया। राइट आंसर इज राधेश्याम जुलानिया, डी। सेला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या नागालैंड। तो सेला दर्रा में अभी एक सड़क बनाई गई है जिसके थ्रू आप तिब्बत से सिक्किम से जो आपकी दूरी है वो थोड़ी सी कम हो गई है। तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, तो ये सेला दर्रा जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है, जिसमें आपका सड़क बनाई गई है ताकि भारतीय सेनाओं को अरुणाचल प्रदेश की सीमा की रक्षा करने में सुगमता हो सके। देन द राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर इज, और हियर इज द राइट आंसर इज बी, अरुणाचल प्रदेश। सेला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। आप ऐसे याद कर सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश का सेला। लॉ, जस्टिस एंड जुडिशियल पावर, जस्टिस PN भगवती अप्रोच नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये सही आंसर है मूलचंद शर्मा। राकेश आनंद भारती, जस्टिस PN भगवती या राकेश बख्शी। तो सही आंसर है दोस्तों मूलचंद शर्मा ने। आप PN भगवती जो कि भारत के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, जो आप PIL देखते हैं आज की डेट में, जनहित याचिका, तो जनहित याचिका का जन्म दाता माना जाता है PN भगवती जी को। बहुत सारे सुधार उन्होंने किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उच्च न्यायालय को और न्यायालयों को आम जन की पहुंच में पहुंचाने का जो पूरा का पूरा जिम्मा है, वो पूरा जो श्रेय जाता है वो PN भगवती जी को जाता है। थोड़ा सा अगर मौका मिले तो PN भगवती जी के बारे में पढ़िएगा जरूर।
काफ़ी इंटरेस्टिंग आदमी है, काफ़ी सारी चीज़ें की हैं उन्होंने और काफ़ी कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, काफ़ी आप मॉरल भी आपको मिलेगा, मॉरलिटी भी आपके अंदर आएगी। तो लॉ, जस्टिस एंड जुडिशियल पावर, जस्टिस पीएन भगवती अप्रोच इस पुस्तक के लेखक कौन है? मूलचंद शर्मा। हाल ही में किन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन डी ऑनर दिया गया है? तो लीजन डी ऑनर किसको दिया गया है? डेविड कैमरून, फादर फ्रांसुआ लाबोर्ड, माइक हसी या विराट कोहली? तो देन द राइट आंसर इज फादर फ्रांसुआ लाबोर्ड, जो लगभग 90 वर्ष के हैं। फादर फ्रांसुआ लाबोर्ड, जो कि लगभग 90 वर्ष के हैं और आज भी अपना पूरा का पूरा जीवन इन्होंने, ये फ्रांस से आए थे और अब इन्हें भारत की नागरिकता मिल चुकी है, क्योंकि लगभग ये 25 सालों से और ज़्यादा समय से भारत में है। और ये पूरा जीवन इन्होंने अपना, जो बच्चे ऐसे होते हैं जो दिव्यांगजन होते हैं, जो थोड़ा सा मंद बुद्धि के बालक होते हैं, उनके लिए अपना पूरा जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया है। तो इतना अच्छा काम, नोबल कॉज के लिए इनको जो सम्मान दिया गया है फ्रांस सरकार के, तो वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है लीजन डी ऑनर, जो फादर फ्रांसुआ लाबोर्ड को दिया गया है। ये कलकत्ता में रह रहे हैं और हुगली में इन्होंने एक संस्था बना रखी है। तो आपको थोड़ा नाम ध्यान रखना होगा, लीजन डी ऑनर किसको मिला है? फादर फ्रांसुआ लाबोर्ड को। अगला क्वेश्चन, लेट्स टॉक ऑन एयर कन्वर्सेशन विद रेडियो प्रेजेंटेटर पुस्तक किसने लिखी है? मुल्क राज, राकेश आनंद बख्शी, शिवराज चौहान या मूलचंद शर्मा? तो ये आपको बताना होगा कि ये पुस्तक किसने लिखी है, लेट्स टॉक ऑन एयर कन्वर्सेशन विद रेडियो प्रेजेंटेटर। तो ये लिखी है राकेश आनंद बख्शी ने। राकेश आनंद बख्शी ने, आपने पिक्चर देखी होगी, एक मूवी आई थी हैदर मूवी शाहिद कपूर की थी, वो भी इन्होंने ही लिखी है राकेश आनंद बख्शी ने। तो ये फिल्म भी लिखते हैं और एक पुस्तक इन्होंने लिखी है जो बहुत सारे अभी तक फेमस रेडियो प्रेजेंटेटर हुए हैं, यानी कि आपके अमा सयानी हुआ, आपके बहुत सारे हुए, मेरे को नाम ज़्यादा याद नहीं आ रहे हैं। तो राकेश आनंद बख्शी ने, उनके ऊपर कई सारे ऐसे रेडियो प्रेजेंटेटर्स हैं जिनके ऊपर 21 प्रेजेंटेटर्स हैं जिनके ऊपर ये पुस्तक लिखी है। देन द राइट आंसर विद राकेश आनंद बख्शी, लेट्स टॉक ऑन एयर कन्वर्सेशन विद रेडियो प्रेजेंटर्स। तो देन द राइट आंसर विल बी विल द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अप्रैल 27, 2018 को एक अधिसूचना निकालकर किस दवा को प्रतिबंधित कर दिया था? तो इसके चक्कर में अभी केंद्र सरकार को फटकार लगी है। तो ये दवा है कार्बोटोसिन, ऑक्सीटोसिन, मायोसिन, ट्रेप्सिन। ऑक्सीटोसिन को उन्होंने बैन कर दिया था क्योंकि ऐसा लग रहा था केंद्र सरकार को कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑक्सीटोसिन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दुधारू पशुओं यानी कि जो आपकी गाय और भैंस वगैरह होते हैं, बकरी वगैरह होते हैं, तो उनको ऑक्सीटोसिन लगा के उनका दूध की मात्रा बढ़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसको इसलिए प्रतिबंधित कर दिया था। उससे क्या हो रहा था, उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा था। लेकिन ऑक्सीटोसिन जो भी महिलाएं वगैरह होती हैं, उनको गर्भधारण के समय या जब भी आपका प्रसूति अवस्था होती है, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, जिससे राहत दिलाने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसलिए माना है कि केवल उसी प्रयोग की वजह से आप इसको बैन नहीं कर सकते, इसके और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, तो आप इसको बैन नहीं कर सकते। इसलिए ऑक्सीटोसिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी, जिसकी वजह से ये अभी मुद्दा हाल ही में फरवरी में था। फिलहाल एक नई जानकारी और आई है कि ऑक्सीटोसिन की जगह कार्बोटोसिन का भी प्रयोग किया जा सकता है। और बस ये है कि ऑक्सीटोसिन को रखने में दिक्कत होती है, इसको 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि कार्बोटोसिन को ऐसा रखने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन से महंगा हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, वो अधिसूचना किस दवाई को प्रतिबंधित किया था, वो था ऑक्सीटोसिन। हाल ही में हुई खोज के अनुसार किस अधातु के कण बैक्टीरिया निरोधी तत्व के रूप में व्यवहार में लाए जा सकते हैं? सल्फर, टेलोरियम, स्ट्रांसियम या सेलेनियम? देन द राइट आंसर इज सेलेनियम के तत्व जो हैं वो आप एज ए एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हो। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब से की गई? प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 26 जून 2015, 25 जून 2015, 23 जून 2015 या 22 जून 2015? देन द राइट आंसर इज 25 जून 2015। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शहरी अभियान की शुरुआत की गई थी और इसके जरिए कि इसका जो मेन मकसद है कि वो है कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, उन सभी के पास घर आ सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में लोकसभा में किस महत्वपूर्ण विधेयक का संशोधन नहीं हो सका? विधेयक लाया गया लेकिन लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण इस विधेयक में संशोधन नहीं हो सका। ये है नागरिकता संशोधन विधेयक 1955, जिसकी वजह से बहुत सारा घमासान हुआ। असम में हुआ, असम के बाद मणिपुर में हुआ, और ये लोग ये चाह रहे हैं कि इसमें ये जो संशोधन है 11 साल से 6 साल वाला, ये ना किया जाए, जिसकी वजह से काफ़ी विरोध हो रहा है इस विधेयक का। देन द राइट आंसर विल बी 1, इसका संशोधन नहीं हो पाया। अब हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसा ना पूछा जाए, ये क्वेश्चन हो सकता है कुछ भी और पूछा जाए, लेकिन मैंने आपको जानकारी डिटेल में भी दे रखी है, यहाँ पर भी आप दोबारा से रिवाइज कर रहे हो, तो आपको ये पॉइंट पर ध्यान देना होगा कि फरवरी में कम से कम इन बातों पर चर्चा होती रही है, ये बातें इंपॉर्टेंट थी। अगला,
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में जलवायु क्रियाओं पर किस शीर्षक पर एक प्रकाशन जारी किया है? एक प्रकाशन बनाया है, एक पब्लिकेशन आया है, एक पेपर आया है, और वो किस चीज़ पर जारी किया गया है आपको ये बताना है। और ये है इंडिया क्लाइमेट चेंज, इंडिया प्रदूषण और जनसंख्या, इंडिया स्पीयर हाइडिंग क्लाइमेट सोल्यूशन, या इंडिया वॉर एंड क्लाइमेट। बताइए। तो अगर हम बताएं यहाँ पर जो सही आंसर है वो है इंडिया स्पीयर हाइडिंग क्लाइमेट सोल्यूशन। देन द राइट आंसर इज थर्ड विल बी द राइट आंसर, एंड आपका जो सही आंसर होगा वो होगा इंडिया स्पीयर हाइडिंग क्लाइमेट सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। भारत के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन एकल मूल्य कितना निर्धारित किया जाना चाहिए? तो जो ये निर्धारित करना है, ये जो बताया गया है, अभी हाल ही में एक समिति का गठन किया गया था जिसके जरिए ये निर्धारित किया गया कि न्यूनतम वेतन कम से कम कितना होना चाहिए। तो न्यूनतम वेतन प्रतिदिन 375 रुपये था और महीने में 9,750 रुपये। तो जो सही आंसर होगा वो दोस्तों वो 3 होगा, प्रतिदिन 375 रुपये और या महीने में 9,750 रुपये। किसी भी एम्प्लॉय को कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए इस महंगाई के ज़माने में। अगला 83वीं यानी कि 83rd योनिक्स सनराइज सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब साइना नेहवाल ने जीता था। इन्होंने पीवी सिंधु को हराया था। देन द राइट आंसर विल बी साइना नेहवाल। कतर ओपन टेनिस 2019 के महिला एकल के खिताब जीत लिया है। कतर ओपन टेनिस 2019 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? देन द राइट आंसर इज एलिस मर्टन इज द राइट आंसर। और यहाँ पर जो है कतर ओपन 2019 का महिला एकल खिताब जीता है एलिस मर्टन ने। कहाँ की नगर निगम ने स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड 2019 जीता? देन आपके पास आंसर है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की, छत्तीसगढ़। तो एक तो चीज कंफर्म है कि छत्तीसगढ़ ने तो जीता होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की कौन सी नगर निगम ने ये जीता है? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़ की रायगढ़ की नगर निगम ने स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। हाल ही में किसे ईरानी कप 2019 का खिताब लगातार दूसरी बार जीत गया? देखिए ईरानी कप क्या होता है, जब आपका रणजी ट्रॉफी हो जाता है तो उसके तुरंत बाद जो भी टीम रणजी ट्रॉफी जीतती है उसका, और विश्व के भारत के जो भी उसके अलावा टीमें खेल रही होती हैं उन सबकी शेष भारत करके एक टीम बनाई जाती है। तो शेष भारत एकादश और रणजी ट्रॉफी के विनर के बीच में ये मुकाबला होता है। जब ये मुकाबला होता है तो इसमें जो जीतता है वो ईरानी कप जीतता है। और इस बार ये मुकाबला क्योंकि रणजी ट्रॉफी विदर्भ ने जीता था और विदर्भ ने भारत एकादश को भी हराया था, तो ईरानी कप विदर्भ ने जीता। जन द राइट आंसर विल बी विदर्भ। अगला क्वेश्चन, वेस्ट इंडीज के किस बल्लेबाज ने 17 फरवरी 2019 को अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्रिस गेल ने ये घोषणा की है। भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में किस संयुक्त सैन्य अभ्यास को संचालित किया गया है? वो है संप्रीति। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति 2019 मनाया गया है। ये एक साल भारत में होता है, फिर एक साल बांग्लादेश में होता है, अगले साल ये बांग्लादेश में होगा। भारत ने हाल ही में कौन सी जमीन से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल जिसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है का परीक्षण किया है? उसका नाम है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। जमीन से हवा, सरफेस टू एयर मिसाइल। और क्विक रिएक्शन ये 2 सेकंड में दागी जा सकती है। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अभी शॉर्ट फॉर्म के हिसाब से आप अंदाजा लगाइए। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इट विल बी क्वारसाम, यानी कि CQRSAM। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने अपनी आगामी बैठक में किस देश को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो यह था पहली बार हो रहा है कि भारत को इसमें सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। पाकिस्तान ने बहुत जोर लगाया कि भाई भारत को ना बुलाया जाए, ना बुलाया जाए, ना बुलाया जाए, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि सऊदी अरब साथ दे रहा था और सऊदी अरब के प्रिंस भी अभी हाल ही में भारत होके गए हैं, तो इस वजह से भारत को यहाँ पे एक सम्मानित अतिथि के रूप में बुलाया गया। देन द राइट आंसर विल बी भारत। इसका आंसर क्या होगा? भारत। अगला क्वेश्चन करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग CIC ने हाल ही में घोषित किया है कि इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन अर्थात EVM को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना माना जाएगा और इस प्रकार कोई भी व्यक्ति इसे कितने रुपए भुगतान का चुनाव आयोग से मांग कर सकता है? तो अगर आप 10 रुपए देंगे तो आपको EVM मिल जाएगी चेक करने को, पता चल जाएगा वोट कहाँ पड़ा है, किसका पड़ा है, कैसे पड़ा है, और उसमें कहीं छेड़छाड़ तो नहीं हुई है जैसे कि आरोप भाजपा सरकार पर लगते रहे। तो EVM के लिए 10 रुपए देने होंगे और अब EVM को सूचना के अंतर्गत मान लिया गया है, यानी कि सूचना के अधिकार के तहत आपका अधिकार है, आप उसे जानें, आप उसे देखें, आप उसे परखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है, तो उनका नाम है मुहम्मदू बुहारी। नाम है मुहम्मदू बुहारी। अशरफ गनी, मुहम्मदू बुहारी, मोहम्मद बुहारी या महमूद बुहारी? देन द राइट आंसर इज मुहम्मदू बुहारी। हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से मुहम्मदू बुहारी को चुना गया।
हाल ही में प्रधानमंत्री ने विश्व भर में इस्कॉन श्रद्धाओं द्वारा तैयार की हुई किस धार्मिक पुस्तक का अनावरण किया? यह विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक है, विश्व की सबसे बड़ी सबसे भारी पुस्तक है, और उसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता, यानी कि भगवद गीता का अनावरण किया है और इस्कॉन श्रद्धालुओं द्वारा इसका निर्माण किया गया था। हाल ही में भारत ने एलओसी पर पार आतंकी ठिकानों पर किस विमान से बम बरसाए थे? मैं बात कर रहा हूँ सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 की, जो कि आप बहुत दिन तक मुद्दों में रही और अभी भी मुद्दों में है। पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए भारत सरकार ने एक स्ट्राइक की, जहां पे हमारे कुछ आपके 10 से 12 मिराज 2000 विमान पाकिस्तान की सीमा में जाते हैं, बालाकोट, उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा पर हमला कर देते हैं और 300 आतंकियों को मार गिराते हैं। तो फिलहाल भारत ने एलओसी के पार जिस विमान से हमला किया था वो था मिराज 2000। हाल ही में बांग्लादेश की सरकार ने विवादास्पद परिवर्तित जीन जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम वाले किस अनाज की वाणिज्यिक खेती की अनुमति दे दी है? तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने जिसकी अनुमति दी है वो है चावल, और जिसे सुनहरा चावल भी कहते हैं। लेकिन वहाँ के जो किसान हैं वो इस फैसले से खुश नहीं है। उनका कहना है कि जब इस तरह की चीज़ें आप करेंगे तो हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो नष्ट हो जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल उन्होंने चावल को अनुमति दे दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना शुरू की है? तो उसका आंसर है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो ये योजना दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार की है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की है और इसके जरिए वो लगभग 100 दिन की गारंटी दे रहे हैं कि 100 दिन की गारंटी का रोजगार युवाओं को मिलेगा और उसमें उनको जो भी आमदनी वगैरह होगी और उसके बाद उनका कौशल विकास भी किया जाएगा। तो ये जुड़ी हुई योजना है और इसके जरिए वो मुख्यमंत्री क्या करने वाले हैं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान युवा योजना चल रही है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ये योजना मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन, हाल ही में अमेजन के निदेशक मंडल में किसे शामिल किया गया है? तो अगर हम बात करें तो हाल ही में अमेजन के निदेशक मंडल में पेप्सिको की सीईओ, पूर्व सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंदिरा नूई को हाल ही में अमेजन के निदेशक मंडल में शामिल कर लिया गया है। और जेफ बेजोस जो अमेजन के मालिक हैं, फोर्ब्स की पत्रिका के अनुसार वो लगातार दूसरे वर्ष विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, 131 बिलियन डॉलर अरब संपत्ति के साथ। हाल ही में FMSCI वार्षिक पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए, FMMCI ये आपकी मोटर स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई एक संस्था है और इसके पुरस्कार का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है वो GR कार्तिकेयन, भारत के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर नारायण कार्तिकेयन के पिता हैं। GR कार्तिकेयन, भारत में फार्मूला 1 को लाने का पूरा श्रेय GR कार्तिकेयन को जाता है और ये है तीसरा, यानी कि जो आपका ऑप्शन होगा 76 क्वेश्चन का वो है नंबर 3। हाल ही में कांस इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी किसने जीती है? तो कांस इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी अभी हाल ही में अभिजीत सिंह, भारतीय ग्रैंड मास्टर अभिजीत सिंह ने जीती है। हाल ही में 4th ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली के अशोक होटल में इसका शुभारंभ किया गया था। ये 4था ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट है जो WHO और भारत के सरकार के परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। हाल ही में अफगानिस्तान किस बंदरगाह के जरिए औपचारिक रूप से भारत से जुड़ गया है? ग्वादर, चाबहार या विशाखापट्टनम या कोंकण? तो देन द राइट आंसर इज चाबहार। चाबहार बंदरगाह ईरान में है। ईरान तक भारत से सामान जाएगा, फिर उसके जरिए रेल लाइन के जरिए अफगानिस्तान चला जाएगा। अभी तक ये पूरा का पूरा जो अभी व्यापार था ये पाकिस्तान के रूट से होता था, लेकिन पाकिस्तान इसमें दिक्कतें खड़ी कर रहा है और भारत के संबंध पाकिस्तान से अब उतने मधुर नहीं है, तो हमें एक विशेष काम करना पड़ा और चाबहार पर भारत ने एक अपना खुद का पोर्ट डेवलप किया है और उस पोर्ट के जरिए वो अफगानिस्तान से जुड़ गया है। ग्वादर एयरपोर्ट चीन ने पाकिस्तान में बनाया है। ग्वादर एयरपोर्ट का संबंध चीन से है, उसका चीन का पोर्ट है, सी पोर्ट है, वो एयरपोर्ट नहीं सी पोर्ट है। और जो आपका चाबहार है वो ईरान में है लेकिन भारत का बनाया हुआ। ठीक, हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस पोर्टल का उद्घाटन किया? रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में रेल दृष्टि नामक एक वेब पोर्टल का उद्घाटन किया है और इसका मकसद ये है कि अपने ऑफिस में ही बैठकर वो सभी रेलों की आवाजाही, उनके आय व्यय का ब्यौरा और कितना टिकट वगैरह ये सब है, कितना रिवेन्यू जनरेशन है, ये सब देख सकेंगे और बहुत जल्दी ये वेब पोर्टल आप भी देख पाओगे। रेल दृष्टि नाम है, रेल दृष्टि, 1 नंबर इज आंसर। अनडॉन्टेड सेविंग आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनडॉन्टेड सेविंग आइडिया ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं आपके पी चिदम्बरम, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम हैं। अनडॉन्टेड सेविंग आइडिया ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं पी चिदम्बरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 4 अध्यादेशों को मंजूरी दी गई, इनमें से किस विधेयक को दूसरी बार मंजूरी देनी पड़ी है? मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण, भारतीय चिकित्सा परिषद, कंपनी अध्यादेश, अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध संबंधी आदेश। तो इसमें से जो एक आपका था वो था मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण। तो आपको ध्यान रखना होगा, इसके ऊपर 2 बार मंजूरी देनी पड़ी क्योंकि इसके ऊपर कुछ क्लॉज पहले छूट गए थे, बाद में उन क्लॉजों को इंप्लीमेंट किया गया। ये 3 तलाक से संबंधित है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 64 किलोग्राम भार वर्ग में 212 किलोग्राम भार वर्ग उठाकर स्वर्ण पदक जीत लिया? देन द राइट आंसर इज एम थसाना चानू। ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं और एम थसाना चानू ने अभी हाल ही में महिलाओं का 64 किलोग्राम भार वर्ग में 212 किलोग्राम उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों के लिए कितने रुपए की आय समर्थन राशि दी जाएगी? देन द राइट आंसर इज 6000। उनको 6000 रुपए की समर्थन राशि दी जाएगी और ये उनको 3 किस्तों में मिलेगा, जिसकी पहली किस्त अभी हाल में जारी की गई। हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने निर्माणाधीन घरों पर टैक्स घटाकर कितना कर दिया है? जीएसटी काउंसिल ने जो 12% टैक्स था उसको घटाकर 5% कर दिया है। तो देन द राइट आंसर विल बी 5% टैक्स लगेगा आपको। भारत और दक्षिण कोरिया ने हाल ही में वैश्विक अपराध से लड़ने समेत कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वैश्विक अपराध समेत उन्होंने 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें आपका टेलीकॉम से जुड़ा हुआ है, कोरिया का टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, कोरिया प्लस है एक योजना। तो ये बहुत सारी योजनाएं हैं और थोड़ा सा आपको डिटेल में से देखना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको देख लेना चाहिए। कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास, भारतीय सेना ने कितने सदस्यीय दल के साथ सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया? देखिए, कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास जो है ये थाईलैंड और आपका अमेरिका का बीच में चलता है। तो इसमें अभी तक भारत एकदम पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेता था, लेकिन पहली बार इसमें उसने प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में भाग लिया है। तो उसमें 14 सदस्यीय दल गया था भारत का। तो भारत ने कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास में भाग लिया। कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास का संबंध थाईलैंड से, इसको याद रखिएगा। ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट पिक्चर यानी कि बेस्ट मूवी का अवार्ड किस मूवी ने जीता है? अगर हम बात करें तो ऑस्कर पुरस्कारों में सेल्मा, ग्रीन बुक, रूम, द बिग शॉर्ट। तो ग्रीन बुक मूवी ऐसी थी जिसको ऑस्कर का बेस्ट मूवी अवार्ड मिला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस कंपनी को 1352.75 इंच के रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति के लिए ऑर्डर दिया है? तो वो है थेल्स, उस कंपनी का नाम है थेल्स। हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए फिक्की CSR अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? JPLS, JSPL, JLSP, JSPL। तो देखिए, जिंदल स्टील प्राइवेट लिमिटेड यानी कि सेकंड इज द करेक्ट आंसर है। और जिंदल स्टील प्राइवेट लिमिटेड को अभी हाल ही में फिक्की CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देन द सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया? परम युवा, परम शिवाय, परम 1000 एंड परम इंडिया। तो देखिए जाए, भारत का अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रत्युष है, जो पुणे में लगा हुआ है। नोएडा के मौसम विज्ञान केंद्र में भी एक कंप्यूटर लगा हुआ मिहिर, उसके बाद सुपर कंप्यूटर तेज है। उसके बाद जो सुपर कंप्यूटर की स्थिति है वो है परम शिवाय। परम शिवाय को विद्यार्थियों के शोध के लिए लगाया गया है और उसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में स्थापित किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर किस क्रिकेट टीम ने बनाया है? T20 क्रिकेट का इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर अफगानिस्तान ने आयरलैंड के विरुद्ध बनाया। हाल ही में एरो इंडिया 2019 एयर शो का समापन हो गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? एरो इंडिया 2019 एयर शो का समापन हुआ है और इसमें तेजस को प्रदर्शित किया गया था। बहुत सारी और कंपनियां भी आई थी जो अपने विमान को प्रदर्शित कर रही थी, अपनी एयर टेक्नोलॉजी को, एयरफोर्स से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित कर रही थी। उसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह भी थे। तो यहाँ पर जो ये समापन हुआ है, ये जो आयोजन हुआ था, ये बेंगलोर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेंगलोर में। ठीक है। हाल ही में दिल्ली में खेले जा रहे ISSF विश्व कप में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए किसने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो दिल्ली में खेले जा रहे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता था। अगला, राज्य निवेश संभावित सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो राज्य निवेश संभावित सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इससे पहले यहां पर दिल्ली था, लेकिन अभी हाल ही में यहां पर केरल आया है। अफ्रीकी संघ की स्थापना कहां की गई है? अफ्रीकी यूनियन की स्थापना आदिस अबेबा में की गई है। आदिस अबाबा।
किस इतिहासकार को इजराइल के प्रतिष्ठित डैन डेविन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं आपके संजय सुब्रमण्यम। संजय सुब्रमण्यम को इजराइल के प्रतिष्ठित डैन डेविन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ई कोकून किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया ऐप है? ई कोकून जो है ये आपका कोकून से आप समझ रहे होंगे, कोकून जो रेशम का कीट होता है उसका एक फॉर्म होता है कोकून, मतलब उसकी एक अवस्था होती है। तो ई कोकून किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया ऐप है? तो ये आपके कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, अगला, वाटकाओ उत्सव किस देश में मनाई? वाटकाओ उत्सव ये कबड्डी और रग्बी का मिला जुला एक कुश्ती और रग्बी का मिला जुला एक खेल है जिसमें गेंद भी फेंकी जाती है और कुश्ती के भी गुण होते हैं। तो ये वियतनाम में मनाया जाता है, अभी हाल ही में फरवरी में इसे मनाया गया था। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ खोला जा रहा है? राष्ट्रीय कैंसर संस्थान आपके झज्जर हरियाणा में खोला जा रहा है। और इस स्लाइड को जरूर देख लीजिएगा, इस स्लाइड से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये वीडियो भी आपने जरूर देखना चाहिए था। प्लीज अगर आपने जरूर भी कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो आप पिछले वीडियो जरूर देख लेना, वहाँ पे डिटेल में मैंने पूरा बताया हुआ है। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ खोला जा रहा है? ये झज्जर हरियाणा में खोला जा रहा है। नाम जरूर याद रखिएगा, आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब या मैक्सिको? तो देखिए, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन जो आपका आयोजित किया गया था वो इस साल आयोजित किया गया था सऊदी अरब में। तो विश्व सरकार यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट आपका जो कन्वेंशन है वो कहाँ पे आयोजित किया गया? वो आपका आयोजित किया गया था सऊदी अरब में। तो इस तरह से आपको मैंने आज कराए हैं 107 क्वेश्चन। बीच में आपको लग रहा होगा कुछ सीक्वेंस गड़बड़ हुआ है, लेकिन गड़बड़ नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे तो वो पूरा का पूरा 107 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। और अगर आपको अभी भी ये चीज़ अच्छी लगी हो, ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा कुछ लोग परेशान है कि सर ऐसा तो नहीं आप कुछ छोड़ दे रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। अगर डेली की 10 न्यूज़ आप कैलकुलेट करो तो महीने में आपके पास 300 के आसपास न्यूज़ होती है, और 300 न्यूज़ एक महीने में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप उतना ही कर लेते हो तो आपसे कुछ छूटेगा नहीं। बाकी करेंट अफेयर्स है या जीएस है, ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आप जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। किताबों की कमी नहीं है, सोर्सेस की कमी नहीं है। होता यही है, जीएस पढ़ने में क्या होता है, अगर आप कोई किताब पढ़ रहे होते हो तो अचानक से अच्छी लगती है, आप पढ़ रहे हो, अचानक से कोई आता है कहता है ये क्यों पढ़ रहे हो, ये वाली पढ़ो, ये ज़्यादा अच्छी है। तो हो सकता है कि आप वो किताब पढ़ना शुरू कर देते हो, वो किताब थोड़े दिन पढ़ते हो, फिर कोई तीसरा आता है और कहता है कि ये किताब पढ़ना शुरू करो, फिर आप वो पढ़ने लगते हो। तो थोड़ा सा विश्वास बनाए रखिए, अपने टाइम को वेस्ट ना करें। और मैं आपको बहुत ही प्रिसाइज वे में काफ़ी मेहनत के साथ ये करेंट अफेयर प्रिपेयर करता हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पसंद भी आ रहे हैं। कमेंट से तो मुझे ऐसा ही लगता है कि आप पसंद आ रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे कमेंट, इस बार आप कमेंट करना नहीं भूलोगे। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करोगे, और उससे आपको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है आप मुझे बताओगे। देखिए, मैं जो कर रहा हूँ मैं मानता हूँ कि मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी आपको पता है कि मैंने अपने चैनल का मोनेटाइजेशन नहीं किया है। जब मौका आएगा तब करूँगा। अभी हाल फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस करेंट अफेयर्स को देखें। ठीक, बाकी ये है कि ये एक शुरुआत है, और अभी 1 महीना हुआ है करेंट अफेयर्स को चलते हुए। निश्चित रूप से ये बहुत आगे जाने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पर। तो फिलहाल बने रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए करेंट अफेयर्स पाठशाला। अभी के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।